उस टाइम पर बीजेपी की सरकार लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी लाइव ये सारा अटैक देख रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती, फ्लाइट, ट्रेन, बसेस जो भी कंट्री के बीच में चला करता था उन सबको बंद कर दिया जाता। इंडियन आर्मी में सारे सोल्जर्स की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच चुकी थी, लड़ाई होना तय था। देखो, जम्मू कश्मीर में एक बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है और इसी डिस्ट्रिक्ट में एक दू अबगाह नाम का विलेज है और इसी विलेज में ईयर 1969 में एक ऐसा आदमी जन्म लेता है जिसकी वजह से देश की राजधानी में बसा पार्लियामेंट खतरे में आ जाता है। इस व्यक्ति का नाम था अफजल गुरु। अफजल ईयर 1986 में सुपोर से अपनी स्कूलिंग पूरी करता है और सेम ईयर में जेलम वैली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी तो ये सेम ईयर ही ड्रॉप आउट ले लेता है। अब देखो, ईयर 1980 वाला जो ये टाइम था इसमें कश्मीर में काफी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे जिसको JKLF लीड कर रहा था। तो बेसिकली JKLF करता क्या था कि यंग कश्मीरियों को रिक्रूट करता था इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। आप इनके दो मेन लीडर्स को तो शायद जानते हो, हामिद शेख और यासिर मलिक। तो होता क्या है कि इन दोनों की नजर अफजल गुरु पर पड़ती है और काफी सारी मीटिंग करने के बाद ये अफजल गुरु को मैनिपुलेट कर देते हैं और JKLF ज्वाइन करा देते हैं। इसके बाद ये अफजल गुरु को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद भेजते हैं, जहाँ इसकी बाकी और लोगों के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है 2.5 महीने तक। इस ट्रेनिंग में इसे आर्मी पर कैसे अटैक करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैसे नुकसान पहुंचाना है, ब्रिजेस वगैरह कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये सब सिखाए जाते थे। अब जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन्हें त्रिग्राम सेक्टर के थ्रू इंडिया में एंट्री कराई जाती है कश्मीर पर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत थोड़ी खराब थी क्योंकि आर्मी को इंटेल मिल जाता है कि कई लोग हथियार के साथ कश्मीर में एंटर कर रहे हैं। आर्मी इन्हें बैक टू बैक पकड़ना चालू कर देती है, लेकिन अफजल अभी तक पकड़ा नहीं गया था पर इसे पता था आगे जाकर कभी ना कभी तो इसका नंबर आएगा। तो ये क्या करता है, दिल्ली में इसका एक कजन रहता था शौकत, ये उसके पास भाग कर चला जाता है। अब जो अफजल था वो इन सबसे दूर दिल्ली के मुखर्जी नगर में शौकत के साथ रहने लगा था। ड्यू में ये पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन ले लेता है और वहाँ पे ये छोटे मोटे कमीशन एजेंट वाले काम भी करता था जिससे पैसा कमाया जाता था। तो देखो, अफजल और शौकत तो साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनकी मुलाकात एक और जने से होती है जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, जो ड्यू में अरेबिक लैंग्वेज सिखाया करता था और ये भी बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट का था। तो ये तीनों बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के थे तो इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती। तो देखो, अफजल की ग्रेजुएशन 1994 में पूरी हो चुकी थी और इसी बीच आर्मी एक ड्राइव चलाती है जिसमें जो यंग कश्मीरी थे जिनको मैनिपुलेट किया गया था इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको इन्वाइट करके एक सेकंड चांस दिया जाता था अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। तो अफजल दिल्ली से कश्मीर वापस चला जाता है ताकि उसका इन सब चीज़ों से नाम हट जाए। ये जितने भी हथियार पाकिस्तान से लाया था वो सब आर्मी को सरेंडर कर देता है। ये जितने भी लड़के सरेंडर करते हैं उनको आर्मी एक सर्टिफिकेट भी देती है। इसके बाद तुरंत अफजल वापस दिल्ली आ जाता है और वहाँ पर आकर अपनी छोटी मोटी मेडिकल की शॉप शुरू कर देता है। 2 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद ईयर 1997 में अफजल दोबारा अपने घर चला जाता है और वहाँ पर सर्जिकल आइटम्स की सप्लाई शुरू कर देता है। तो देखो, अब डेट आती है फेब 2001। इस दिन अफजल श्रीनगर के लाल चौक के अंदर सर्जिकल आइटम्स की सप्लाई कर रहा था। इसी बीच इसकी मुलाकात एक तरीक नाम के आदमी से होती है। इस मुलाकात में तरीक अफजल को बताता है कि वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है और कश्मीर के हालातों पर ये काफी देर तक बात भी करते हैं और आगे चलकर इनकी दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है। तो एक दिन ऐसे ही तरीक और अफजल एक मस्जिद में मिलते हैं जहाँ तरीक अफजल को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। काफी देर तक बात करने के बाद तरीक अफजल को जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए मना लेता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो एक तो तुम अपने लोगों के लिए लड़ोगे, दूसरा जो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है वो भी हम ठीक कर देंगे। इतनी बातचीत करने के बाद तरीक अफजल को एक ऐसे आदमी के पास लेके जाता है जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने इंडिया के खिलाफ कई सारे टेरर अटैक्स प्लान किए हैं। तरीक अफजल को डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा से मिलवा देता है। इस मीटिंग में गाजी बाबा अफजल से कहता है कि अफजल, तुम हमारी मदद करो, हमें अपने लोगों के लिए लड़ना है। इस लड़ाई में मसूद अजहर और लश्कर तैयबा मिलकर राजधानी पर अटैक करेंगे। इसके बाद गाजी बाबा अफजल को कहता है कि तुम्हें इनके पास रहने का इंतजाम करना है और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अब इसके बाद अफजल हाँ कह देता है कि वो मदद करेगा। तो देखो गाजी बाबा को टोटल 5 आतंकी भेजने थे, जिनमें से इनको इनके लीडर मोहम्मद को सबसे पहले दिल्ली पहुंचाना। अब इसके बाद अफजल दिल्ली के अंदर शौकत को कॉल मिलाता है और उससे एक रूम अरेंज करवाने को बोलता है मोहम्मद के लिए। इस पर्टिकुलर टाइम तक अफजल शौकत को कुछ नहीं बताता है और अफजल के कहने पर शौकत मुखर्जी नगर में एक क्रिश्चियन कॉलोनी के B41 में, जो कि बॉयज हॉस्टल था, उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम बुक कराता है। लेकिन अभी 4 लोग और आने थे, तो शौकत एक और रूम का इंतजार करता है मुखर्जी नगर के गांधी विहार 397 के 2nd फ्लोर पर। ये सारे अरेंजमेंट्स होने के बाद अफजल मोहम्मद को लेकर दिल्ली के लिए निकल जाता है। इस टाइम पे मोहम्मद के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक लैपटॉप और 50,000 रुपए कैश था। दिल्ली पहुंचते ही अफजल और मोहम्मद दोनों शौकत के घर जाते हैं और इस टाइम तक शौकत को भी अफजल सब कुछ सच सच बता देता है और जो शौकत था वो भी इनडायरेक्टली इस प्लान में शामिल हो जाता है। अब देखो मोहम्मद तो पहुंच चुका था, पर अभी 4 लोगों को और आना था और इसके लिए इनको पैसे की जरूरत थी। तो मोहम्मद हवाला के थ्रू 20 लाख रुपए मंगवाता है, जिसमें से 15 लाख रुपए अपने पास रखता है और 5 लाख रुपए ये अफजल को देता है और उससे कहता है जब तुम बाकी लड़कों को लेने जाओगे तो 5 लाख रुपए तरीक को दे देना। और अफजल सेम ऐसा ही करता है, ये 5 लाख रुपए तरीक को दे देता है और इसके बदले तरीक इन्हें बाकी 4 लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है और उन्हें अफजल साथ लेकर दिल्ली के लिए निकल जाता है। लेकिन इस बार ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, ये अपने साथ 4 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल्स, 12 मैगजीन, 1 रॉकेट लॉन्चर, 15 शेल, 15 नाइफ, 2 पैकेट डिटोनेटर, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस और 2 वायरलेस सेट लेकर आते हैं। अब देखो ये पांचों आतंकी मोहम्मद, हैदर, राजा, राणा और हमजा सारे दिल्ली पहुंच चुके थे और इसके बाद अटैक में भी सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। तो देखो इस टाइम तक अफजल गिलानी को भी सब कुछ सच सच बता देता है। ये वही गिलानी है जो जू में अरेबिक लैंग्वेज सिखाया करता था। तो गिलानी और शौकत ये दोनों भी इस प्लान में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके थे। अब ये सारे लोग पहुंच तो गए थे, लेकिन अफजल का दूसरा काम था इन लोगों के लिए मोबाइल फोन और सिम की अरेंजमेंट करना। अफजल 4 दिसंबर 2001 को मॉडर्न टाउन के कमल किशोर की मोबाइल शॉप से मोटोरोला 180 मोबाइल और एक सिम कार्ड परचेज करता है। इसके बाद गफर मार्केट से ये संदीप चौधरी की शॉप नंबर 26 से सोनी इरेक्सन मॉडल J70 मोबाइल और कुछ सिम कार्ड्स लाता है। ऐसा करके इनके पास 5 मोबाइल फोन्स और 6 सिम कार्ड्स हो गए थे। तो मोहम्मद पहली बार 5 दिसंबर को अपने मोबाइल नंबर 9810565284 से दुबई पर मल्टीपल टाइम्स कॉल लगाता है और प्लान डिस्कस करता है। और ये इससे रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती थी वो शौकत के घर में करा करते थे, यानी मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 पे। और जब ये मीटिंग होती थी तो इसमें जो 5 आतंकी थे वो शौकत, अफजल, गिलानी और शौकत की वाइफ अफसाना ये सब मौजूद रहते थे। तो इन मल्टीपल मीटिंग्स में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो दिल्ली की मेन लोकेशन है US एम्बेसी, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, वहाँ की जाके रैकी करेंगे, उसका चार्ट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह अटैक करना है। तो देखो इतना सब कुछ होने के बाद सबसे पहले शौकत को भेजा जाता है रैकी करने के लिए। शौकत अपनी बाइक को लेकर जाता है जिसका नंबर था DLIS के 3122। शौकत को चाणक्यपुरी की लोकेशन दी गई थी जहाँ पर जाकर इसे UK और US की एम्बेसीज की रैकी करनी थी और वहाँ का चार्ट बनाना था। शौकत के आने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब पार्लियामेंट की रैकी करने जाएंगे तो ये किसी एक को नहीं भेजेंगे बल्कि सारे मिलकर जाएंगे। तो इन्हें रैकी करने के लिए एक और बाइक की जरूरत थी, तो एक गुप्ता डीलर से एक और बाइक खरीदते हैं 20,000 के अंदर, जिसका नंबर था HR51E5764। का यूज करके ये लोग पार्लियामेंट जाते हैं और वहां जाकर इनकी डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और सैटेलाइट फोन के थ्रू ये लोग गाजी बाबा को फोन मिलाते हैं और जितनी भी डिटेल्स इन्होंने कलेक्ट करी थी वो सब गाजी बाबा को बताते हैं। इसके बाद गाजी बाबा डिसाइड करता है कि ये लोग पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे और पॉलिटिशियंस को हॉस्टेजेस बनाएंगे, फिर नेगोशिएशन करेंगे। अब देखो अटैक में कुछ ही टाइम बाकी रह गया था और इन्हें इतने कम टाइम में काफी सारी चीजों को इंतजाम करना था। जैसे इन्हें 7:2 रेशियो में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम पाउडर और सल्फर का इंतजाम करना था। हालांकि ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो इसका भी काम अफजल को ही दिया गया था। अब अफजल 6 दिसंबर 2001 को हमजा के साथ दिल्ली के खादी एरिया में अनिल कुमार की दुकान से 50 kg अमोनियम नाइट्रेट खरीदता है। सोला राम एंड सन से 15 kg अमोनियम पाउडर, 5 kg सल्फर, 30 kg कैपेसिटी का स्टील ड्रम, मिक्स ग्राइंडर और जार के साथ ये लोग ड्राई फ्रूट्स भी खरीदते हैं। अब ये लोग सामान वगैरह तो लेकर आ जाते हैं, पर इनका रूम जो था वो काफी छोटा था बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए और कार पार्किंग के लिए, तो इन्हें एक और रूम की जरूरत थी। तो ये करते क्या है कि 9 दिसंबर 2001 को मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार में हाउस नंबर 284 जो कि 2nd फ्लोर पे था, उसको प्रॉपर्टी डीलर बलराज के थ्रू रेंट पर लेते हैं।
अब इसके बाद हमले में सिर्फ 4 दिन रह गए थे और इन्हें एक व्हाइट एम्बेसडर कार चाहिए थी हमला करने के लिए। तो दिल्ली के करोल बाग में इनको लकी मोटर्स के पास एक व्हाइट एम्बेसडर मिल जाती है जिसका नंबर था DL3CJ1527। इस कार को ये लोग 1,80,000 रुपए में खरीदते हैं और खरीदते ही ये सबसे पहले इस पर शेडो फिल्मिंग लगवाते हैं ताकि इनसाइड व्यू किसी को ना दिखे। और इसके बाद इन्हें एक लाल बत्ती की जरूरत थी, इसके लिए ये लोग कश्मीरी गेट के हैमिल्टन रोड पर जाते हैं और एक लाल बत्ती खरीदकर गाड़ी पर लाकर लगा देते हैं ताकि इनकी गाड़ी एक मिनिस्टर की गाड़ी लगे। इसके बाद ये लोग 3 पुलिस की वर्दी और एक दिल्ली का मैप खरीदते हैं। अब ये जितना भी सामान था इसको कलेक्ट करने में इनके बाकी 3 दिन भी निकल जाते हैं और कुल मिलाकर बात ये थी कि अटैक होने में सिर्फ 1 दिन रह गया था। तो देखो, मोहम्मद जो लैपटॉप लेकर आया था उसकी मदद से ये लोग फेक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टिकर बनवाते और गाड़ी के आगे वाले शीशे पर ले जाकर चिपका देते। इसके बाद ये लोग 8 फेक ID कार्ड्स भी प्रिंट करवाते हैं जिससे इनको पार्लियामेंट में आसानी से एंट्री मिल जाए। ये जो फेक ID कार्ड थे इन पर फोटो तो इनकी लगी थी पर इनका जो नाम था, एड्रेस था, इंस्टीट्यूट का नाम था, वो सब फेक था। अब ये सारी चीजें करते करते रात के 12 बज चुके थे। ये जितना भी सामान लेकर आए थे उनका बॉम्ब वगैरह बनाकर जितना भी गाड़ी में फिट करना था वो फिट कर देते हैं। अब मोहम्मद जो इन 5 आतंकियों का हेड था वो अफजल को एक लैपटॉप देता है और कहता है इसको गाजी बाबा को दे देना और साथ ही साथ इन्हें 10 लाख रुपए भी देता है और कहता है इसे तुम शौकत और गिलानी के साथ मिलकर आपस में बांट लेना। अब डेट आती है 13 दिसंबर 2001। इन्होंने जितना भी सामान वगैरह बनाया था उस सबको गाड़ी में भर के ये लोग पार्लियामेंट के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच मोहम्मद अफजल को फोन करता है कि टीवी में देखकर बताओ कि पार्लियामेंट का सेशन कब शुरू होगा। लेकिन उस टाइम पर अफजल आजादपुर की मंडी में था और वहाँ की लाइट अचानक से चली गई थी, तो ये सारी डिटेल्स अफजल नहीं बता पाता है और यहीं से अफजल, शौकत, गिलानी का काम खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ ये 5 आतंकी अपनी गाड़ी लेकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो शौकत और अफजल डिसाइड करते हैं कि लोग दोबारा श्रीनगर भाग जाएंगे। लेकिन गिलानी वहां जाने से मना कर देता है और कहता है उसके हिस्से के जो पैसे हैं वो तुम उसकी फैमिली को जाकर दे देना। अब देखो, गिलानी तो दिल्ली में रुकता है लेकिन शौकत और अफजल डिसाइड करते हैं कि ये लोग श्रीनगर भाग जाएंगे। एक ट्रक था जो शौकत की वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड था जिसका नंबर था HR38E6722। इसमें बैठकर ये लोग आराम से श्रीनगर के लिए निकल भी जाते हैं। देखो, इधर तो शौकत और अफजल भाग चुके थे और दूसरी तरफ ये 5 आतंकी 11 बजे पार्लियामेंट पहुंच चुके थे और नया सेशन जो था पार्लियामेंट का वो भी 11 बजे शुरू होने वाला था। तो देखो, ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी वो राउंड शेप में थी जिसमें एंट्री करने के लिए 12 वुडन गेट थे, जिसमें गेट नंबर 11 से इंडिया के प्रेसिडेंट की एंट्री और एग्जिट होती है और ये जो बाकी के गेट्स होते हैं वहां से बाकी के अदर पॉलिटिशियंस आते जाते हैं। अब इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में चारों तरफ एक राउंड शेप में रोड है जिस पर पहुंचने के लिए 7 आयरन गेट बैरिकेटिंग टाइप में लगे हुए थे। तो देखो, जब इस रोड पर कोई गाड़ी आती है तो उसकी ID वगैरह चेक होती है और तभी उसे अंदर जाने दिया जाता है। तो बेसिकली आपकी एंट्री इन 7 आयरन गेट्स में से हो जाती है, तो यानी आप पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर चुके हो। देखो, जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगी हुई थी जिसको CRPF, ITBP और दिल्ली पुलिस मैनेज करती थी। तो देखो, इसी टाइम पर पार्लियामेंट में विंटर सेशन चालू था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मौजूद थी। अब ये सेशन तो 1 बजे तक चलना था लेकिन इसमें एक दिक्कत हो जाती। तो देखो, उस टाइम पर बीजेपी की सरकार थी और जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे जवान हमारे, उनके महंगे कॉफिन को खरीदने के लिए जो ऑपोजिशन था वो बीजेपी के नेताओं के रेजिग्नेशन की मांग कर रहा था। तो पार्लियामेंट में काफी हल्ला हो रहा था। ज्यादा हल्ला होने के कारण स्पीकर 11:20 पर ही सेशन को 40 मिनट के लिए रोक देते हैं। स्पीकर के फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी अपने गवर्नमेंट बंगलों के लिए निकल जाती है। लेकिन उस टाइम पे पार्लियामेंट में मौजूद 200 बड़े नेता जैसे LK आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन सब वहीं रुके हुए थे। अब इसके बाद 11:30 पर आयरन गेट नंबर 2 पर टेररिस्ट की गाड़ी पहुंच चुकी थी। होम मिनिस्ट्री का स्टिकर देखकर इनको एंट्री भी आसानी से मिल जाती है। एंट्री करने के बाद जो इनका प्लान था वो ये था कि ये लोग चुपचाप कहीं गाड़ी को पार्क कर देंगे और ब्लास्ट कर देंगे। इसके बाद जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी उनका ध्यान ब्लास्ट पर जाएगा और ये चुपचाप अंदर एंट्री कर लेंगे और पॉलिटिशियंस को हॉस्टेजेस बना लेंगे। अब आयरन गेट से एंट्री लेने के बाद ये लोग अपनी कार को नॉर्मल स्पीड से काफी तेज चला रहे थे, क्योंकि नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस की कार होती है वो उस रोड पर ज्यादा तेज नहीं चलती है, वो ठीक ठाक स्पीड में चलती है। लेकिन ये जो 5 आतंकी थे ये अपनी कार को काफी तेज चला रहे थे। तो वॉच एंड वार्ड के मेंबर JP यादव को ये चीज काफी अजीब लगती है
कि गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं। तो जेपी यादव इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रुकने की बजाय ये पांचों आतंकी अपनी गाड़ी को और तेज चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जेपी यादव इनका पीछा करने लगते हैं। एक तरफ से जेपी यादव इनका पीछा करने लगते हैं और दूसरी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कृष्णन कांत जी को गेट नंबर 11 से निकलना था। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्वे था वो उनका गेट नंबर 11 पर वेट कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट कृष्णन कांत जी बाहर भी निकलते हैं, लेकिन अंदर कुछ काम आ जाता है तो वो वापस अंदर चले जाते हैं और स्टिल उनका कॉन्वे वहीं पर वेट करता है। दूसरी तरफ आतंकी अपनी गाड़ी को जल्दबाजी के चक्कर में वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वो के बगल में ले जाते हैं और गाड़ी को रिवर्स करने लगते हैं। तो हड़बड़ी के चक्कर में इनकी गाड़ी वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वो में खड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी को टक्कर मार देती है। इस टक्कर की वजह से आतंकियों की गाड़ी में जो बॉम्ब लगा था उसके डेटोनेटर की वायर लूज हो जाती है और ये बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। अगर डेटोनेटर की वायर लूज नहीं होती तो ये लोग इतना सामान लेकर आए थे जिससे पूरा पार्लियामेंट तबाह हो सकता था। तो जैसे ही टक्कर लगती है, वाइस प्रेसिडेंट के ड्राइवर शेखर दिल्ली पुलिस के एएसआई जो गाड़ी चला रहा था उसकी कॉलर पकड़कर उसके ऊपर बंदूक ताक देते हैं। और जैसे ही ये चीज होती है तो व्हाइट एम्बेसडर के चारों गेट खुलते हैं और अचानक से 4 AK-47 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग होने लग जाती है। गाड़ी से निकलने के तुरंत बाद ये लोग बगल में पौधों की कटाई कर रहे हैं देश राज को गोली मारते हैं और फिर ये लोग दिल्ली पुलिस के एएसआई जीत राम जी को भी गोली मार देते हैं। और जैसे ही जेपी यादव ये चीज देखते हैं वो तुरंत जाकर वार्निंग अलार्म बजा देते हैं और वार्निंग अलार्म के बजते ही पार्लियामेंट में लगी जितनी भी खिड़कियां और गेट थे वो तुरंत बंद हो जाते हैं। अब गेट तो बंद हो गए थे, लेकिन ये लोग पांचों मिलकर जेपी यादव को भी गोली मार देते। अब सारे गेट तो बंद हो चुके थे तो ये क्या करते, ग्रेनेड फेंकते फेंकते गेट नंबर 1 की ओर भागने लगते हैं। तो जैसे ये लोग गेट नंबर 1 पर पहुंचते हैं तो सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर वाई थापा और कांस्टेबल सुकेंद्र सिंह आतंकी मोहम्मद को गोली मार देते हैं, लेकिन मोहम्मद ने अपनी चेस्ट पर एक एक्सप्लोसिव जैकेट पहनी हुई थी, वो फट जाती है और गेट नंबर 1 पर बहुत तेजी से धमाका होता है। धमाका होते ही सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी बिना हथियार लिए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगती है, लेकिन बाकी 4 आतंकी पहले से वहां मौजूद थे तो उन्हें भी गोली मार देते हैं। कमलेश कुमारी जी को गोली मारने के बाद ये पांचों आतंकी गेट नंबर 5 की ओर भागने लगते हैं। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अंदर बैठे पॉलिटिशियंस को पता चल चुका था कि बाहर कोई अटैक हुआ है। जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो अपनी सीट के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन प्रमोद महाजन LK आडवाणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने रूम में ले जाते हैं जहाँ सीसीटीवी स्क्रीन्स लगी हुई थी। इन स्क्रीन्स के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी लाइव ये सारा अटैक देख रहे थे। अब बचे जो 4 आतंकी थे ये गेट नंबर 5 की ओर भाग तो रहे थे, लेकिन इसी बीच में गेट नंबर 9 भी आता है और इसी गेट पर सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार अकेले ही हमजा, राजा और राणा को निपटा देते हैं। तो देखो अब अकेला हैदर ही बचा था। ये गेट नंबर 5 की ओर बहुत तेजी से भागने लगता है, पाकिस्तान के नारे वगैरह लगाते हुए, ग्रेनेड्स वगैरह फेंकते हुए। लेकिन जब पार्लियामेंट की सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती है फिर दूरदर्शन की केबल से पार्लियामेंट की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शामवीर सिंह इसे एक ही गोली में निपटा देते हैं। तो देखो अगले 30 मिनट के अंदर इन पांचों आतंकियों को मारकर इस अटैक को रोक दिया जाता है। जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन्हें सिक्योरिटी निकलने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग काफी डरे हुए थे तो ये बाहर आने से मना कर देते हैं। 2-3 घंटे बर्बाद होने के बाद ये फाइनली मान जाते हैं, लेकिन ये अपनी शर्त रखते हैं आर्मी यहाँ आएगी और एक सेफ गार्ड बनाएगी, उसके बीच में से ये लोग जाएंगे। तो ऐसा ही सेम किया जाता है, आर्मी वहाँ आती है और एक सेफ गार्ड बनाया जाता है और इन पॉलिटिशियंस को वहां से बाहर निकाला जाता है। पर इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी जी उन आतंकियों के पास जाते हैं और उनकी शक्ल देखकर कहते हैं दे लुक लाइक पाकिस्तानीज। अब खतरा तो टल चुका था, लेकिन इसमें 9 लोग शहीद हो चुके थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर आती है और जितने भी एविडेंस वगैरह थे उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम उस कार को खंगोलना चालू करती है जो आतंकी लेकर आए थे। कार के अंदर इन्हें 30 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल, ड्राई फ्रूट्स और एक स्टिकर मिलता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम गेट नंबर 1 पर पहुंचती है जहां मोहम्मद की बॉडी पड़ी थी और उसकी बॉडी के अंदर से इन्हें 3 सिम कार्ड्स मिलते हैं। ये उसकी सारी डिटेल्स है और एक सैटेलाइट नंबर मिलता है 882165115017 जो कि गाजी बाबा का था। और फिर इन्वेस्टिगेशन टीम गेट नंबर 9 पर भी पहुंचती है जहां राणा, हमजा और राजा की बॉडी पड़ी थी। इनके पास इन्हें इतना कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक नंबर मिलता है जो इन सबकी आईडी पर मेंशन था 9811489429।
सेम टाइम पर टीवी पर न्यूज वगैरह चल रही थी, तो लकी मोटर्स के हरपाल सिंह, जिनसे इन 5 आतंकियों ने गाड़ी खरीदी, वो काफी घबरा जाते हैं। तो हरपाल सिंह तुरंत जो ओरिजिनल रिसिप्ट और फोटो थी इन आतंकियों की, इन सबको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि ये गाड़ी 2 दिन पहले इन्होंने मुझसे ही खरीदी थी। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इन सबकी आईडी पर एक कॉमन नंबर मेंशन था। इसकी इंक्वायरी का काम इंस्पेक्टर मोहन चंद को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये नंबर 6 नवंबर 2001 को एक्टिव हुआ था और ये अकेला नंबर था जो बाकी सब नंबर से टच में था, लेकिन उस टाइम पे ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो पुलिस इसकी डिटेल्स वगैरह निकालना शुरू कर देती है। अब देखो, रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलता है कि इस नंबर से किसी ने आतंकियों के हेड को 3 बार कॉल किया था। एक 10:40 पे, दूसरा 11:04 पे और तीसरा 11:22 पे। और आगे जाकर पुलिस को यह भी पता चलता है कि इस नंबर से एक और नंबर टच में था, 9811573506। ट्रेस करने पर पता चलता है कि यह नंबर शौकत का था। तो जब शौकत के नंबर को भी ट्रेस करा जाता है तो एक और नंबर मिलता है 9810081228, जो कि गिलानी का था। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। पुलिस के हाथ 3 नंबर लग चुके थे और अब पुलिस के लिए टास्क था कि इन्हीं 3 नंबरों से इन्हें बचे आतंकियों को भी पकड़ना था। तो देखो, इनमें से 2 नंबर तो एसआर कंपनी के कैश कार्ड से लिए हुए थे, तो इसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं निकल पाती है। लेकिन जो तीसरा नंबर था वो गिलानी का था, जिसकी पेमेंट गलती से गिलानी ने अपने एसबीआई के कार्ड से की थी, जिसकी वजह से गिलानी के घर का जो एड्रेस था 535 DR मुखर्जी नगर पुलिस के हाथ लग जाता है। और मजे की बात यह थी कि एक लौता नंबर था जो कि ऑन था और आगे जाकर यही नंबर इन सब आतंकियों को पकड़वा भी देता है। अब इस नंबर को पुलिस सर्विलियंस पे लगा देती है और इंतजार करती है इस पर कॉल आने का। काफी इंतजार करने के बाद 14 दिसंबर 2001 को इस नंबर पर कॉल आती है रात को 12:25 पर। कश्मीर से गिलानी का कजन इस पर कॉल करता है, जिसको इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह रिकॉर्ड कर लेते हैं। उधर से कश्मीरी में गिलानी का कजन बोलता है, ये क्या करो, और इधर से गिलानी जवाब देता है कि ये जरूरी। इसका मतलब गिलानी का कजन पूछता है कि ये क्या कर दिया आपने, और गिलानी इसका जवाब देता है ये करना जरूरी था। अब इसके थोड़ी ही देर बाद शौकत की वाइफ का भी कॉल आता है उसके नंबर पर और वो कहती है कि मैं काफी डरी हुई हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये सारी डिटेल्स है, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना। अब देखो, 15 दिसंबर 2001 को पुलिस गिलानी को इसके घर से उठाती है और अपनी स्टाइल में पुलिस जब इससे पूछती है लाठी डंडे चलाने के बाद, तो ये सब कुछ सच सच बता देता है कि कहाँ कहाँ से प्लान बना, कौन कौन आया था, जितनी भी डिटेल थी ये सब कुछ बता देता है। और ये भी बताता है जो 2 नंबर आप ढूंढ रहे हो वो अफजल और शौकत के हैं। अब पुलिस गिलानी को लेकर शौकत के घर पहुंचती है, लेकिन शौकत तो वहाँ था नहीं, लेकिन उसकी वाइफ अफशान जरूर वहाँ थी। तो पुलिस इन्हें भी अरेस्ट कर लेती है और जब इनसे भी अपनी स्टाइल में पुलिस पूछना चालू करती है तो ये भी सब कुछ सच सच बता देती है। और ये भी बताती है कि अफजल और शौकत दिल्ली में नहीं है। ये लोग एक ट्रक जिसका नंबर HR3806722, इसमें बैठकर ये लोग श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं। अब इसके बाद ट्रक की डिटेल्स दिल्ली पुलिस श्रीनगर पुलिस को भेज देती है। 15 दिसंबर 2001 को अफजल और शौकत को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पास से इन्हें 10 लाख रुपए कैश, एक लैपटॉप और एक नोकिया का मोबाइल फोन मिलता है। इसके बाद श्रीनगर पुलिस इसे दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर देती है। जब पुलिस इस लैपटॉप को फॉरेंसिक लैब में भेजती है तो ये भी कंफर्म हो जाता है मिनिस्ट्री की डिटेल्स, मैप्स, फेक स्टिकर्स जो बने थे वो इसी लैपटॉप से बने थे। इस लैपटॉप से ये भी पता चलता है उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर Micro.net PK से इंटरनेट एक्सेस भी लिया था। और जब ये सारी डिटेल्स वगैरह कंफर्म हो जाती है तो एसीपी राजवीर सिंह अफजल, शौकत, गिलानी और अफशान को मीडिया के सामने इंटरव्यू के लिए लाते हैं। देखो, इन चारों में से मीडिया से सिर्फ अफजल ही बात कर रहा था। लास्ट में जाते जाते अफजल कहता है गिलानी और अफशाना का कोई हाथ नहीं है इस अटैक में, इन्हें जाने दिया था, लेकिन एसीपी राजवीर सिंह इसे चुप करा देते हैं। अब देखो, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, कहानी और ज्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो देखो, हुआ क्या था कि 21 दिसंबर 2001 को इंडिया पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लेती है। फ्लाइट, ट्रेन, बसेस जो भी कंट्री के बीच में चला करता था उन सबको बंद कर दिया जाता है। बॉर्डर पर 7 लाख से ज्यादा सोल्जर्स इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर देती है। पाकिस्तान भी अपने 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर देता है। बाकी जो कंट्रीज थी वो भी अपनी एम्बेसी से ट्रैवल एडवाइस इशू करके अपने स्टाफ को वापस बुला लेती है। इंडियन आर्मी में सारे सोल्जर्स की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच चुकी थी, लड़ाई होना तय था, लेकिन यूएस, रशिया और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी कोफी आनंद की रिक्वेस्ट पर ये सारी चीजें कंट्रोल में आती है और ये वॉर रुक जाती है।
आगे जाकर अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है और मकबूल भट्ट की कब्र के बगल में इसे भी दफना दिया जाता है। शौकत को 10 साल की सजा होती है और गिलानी और अफसाना के खिलाफ पुलिस आतंकियों से रिलेटेड कोई डायरेक्ट संबंध नहीं ढूंढ पाती और आगे जाकर इन्हें भी छोड़ दिया जाता है।